हाय एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। उसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। कोड ने हमारे कुछ एक्सेप्टेंस से मतलब एक स्पेसिफाइड लिमिट दे दी है। जैसे कि मैंने कंक्रीट का कोई क्यूब बनाया, क्यूब को कंकर से स्ट्रेंथ मशीन पे टेस्ट किया, उसके बाद जो स्ट्रेंथ निकल के आई उन्हें जो कोड के डिस्क्राइब क्राइटेरिया हैं उनके साथ मैच किया। अगर वो उन क्राइटेरिया में सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो हम कह देते हैं कि जो हमारा कंक्रीटिंग का बैच है, जो डिज़ायर स्ट्रेंथ है वो उतना नहीं है, तो हमें वो मसाला यूज़ नहीं करना चाहिए, वो जो कंक्रीट है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई करता है उस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे तो हमें क्या है वो हम यूज़ कर सकते हैं, दैट विल बी सेफ। तो ये जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिए ये कोड ने दिए हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिए हैं, तो वो स्पेसिफाइड हैं, सम कुछ प्रोबेबिलिटी के आधार पे दिए गए हैं। तो एक्चुअल साइट पे भी ऐसा काम करते हैं। जब हमारा कोई ग्रेड M20 से ऊपर भी कोई कंक्रीटिंग ग्रेड बना रहे होते हैं डिज़ाइन मिक्स से, तो हम ये सारी चीज़ें हम क्या परफॉर्म करते हैं एक्चुअल में। तो ये पढ़ने जरूरी है क्योंकि एक्चुअल में हम साइट पे वर्क करते हैं। तो इनको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को भी हम डिस्कस करेंगे लेटर। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एक तरह की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में थोड़ा बेसिक है, उसके बाद हम सीधा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे पहुंचते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि हमारा कोई भी कंक्रीट बनती है वो किससे मिलके बनती है। सीमेंट होता है, स्टोन एग्रीगेट होता है, सैंड होता है, वाटर होता है। इन सब का अपना अपना कंटेंट होता है कि कौन कितने परसेंटेज में डालना है। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन सबको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमारी क्या है, कंक्रीटिंग तैयार हो जाती है। वो जो कंक्रीटिंग तैयार हो जाती है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। ये कुछ इस तरीके की हमारी कंक्रीटिंग दिखती है। अब जो ये कंक्रीटिंग हमारी जो बन के तैयार हुई है इसको क्या करते हैं, एक मोल्ड में डाल लेते हैं। मोल्ड में डालने का मतलब है, ये स्काई ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये मोल्ड। इसके अंदर उस कंक्रीटिंग को क्या कर देते हैं, फिलअप कर देते हैं। इसके अंदर फिलअप करने के बाद इसकी जो वो होती है साइज़ होता है, वो इसका साइज़ होता है 150 क्यूब है तो 150 एंड 150 का साइज़ है। इसमें बनने के बाद 28 दिन मतलब 28 दिन तक क्या करते हैं, इसे क्यूरिंग देते हैं, तराई देते हैं, जिससे कि ये अपनी डिज़ायर स्ट्रेंथ प्राप्त करे। डिज़ायर स्ट्रेंथ मतलब जो इसमें हाइड्रेशन प्रोसेस होती है जो सीमेंट के संग, जिससे कि वो अपनी पूरे स्ट्रेंथ गेन कर ले। तो उस 28 दिन के लिए हमें इस क्यूरिंग पीरियड में देते हैं। उसके बाद हमारा जो क्या है, इस तरीके से क्यूब बन के तैयार हो जाता है। इस क्यूब को क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये जो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है इसमें ये वाला यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ से कंप्रेशन फोर्स लगा देते हैं। यहाँ पे एक डिवाइस है जो स्ट्रेन कंट्रोल डिवाइस है, उस हिसाब से इसको मेजर करते हैं और ओवरऑल हमें एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ निकली है, कितना उसमें स्ट्रेन आया है। तो वो एक अलग चीज़ है। तो इस तरीके से हम क्या है मशीन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं। यहाँ पर ऊपर से लोड लगाते हैं कि कितना इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हुआ है, कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जैसे हमारी मशीन है इसमें उसमें दिख नहीं रहा था तो इसमें मैंने थोड़ा जूम में दिखा दिया। ये रहा, ऊपर से लोड लगाएंगे और यहाँ पे क्या किया जाएगा, मेज़र कर लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि मान के चलो कि तुमने कोई ये पूरा ये वाला मेरा मसाला था, ये वाला जो गिवन मसाला है, ये वाला, अरे ये वाला जो मेरा कंक्रीट है या जो मसाला है, इस पर को मैंने लिया, इसकी मैंने क्यूब बनाए। क्यूब मानो 100 क्यूब बनाए। 100 क्यूब बनाने के बाद हर क्यूब को मैंने इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर टेस्ट किया, इस मशीन पे टेस्ट किया। तो हर क्यूब की अलग अलग स्ट्रेंथ निकल के आई, अलग अलग जो क्षमता है वो निकल के आई। तो वो जो क्षमता निकल के आई है उसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। मान के चलो यहाँ पर जैसे बताता हूँ, मान के चलो मैंने कोई 100 क्यूब टेस्ट किए और वो जो 100 क्यूब टेस्ट किए उनकी स्ट्रेंथ निकल गई। एक की 26.5, एक की 27.3, एक की 28.4, एक की 31.0, इस तरीके से डॉट 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 बहुत सारी स्ट्रेंथ है और आखिरी स्ट्रेंथ कितनी है 52.4। तो डिफरेंट डिफरेंट क्यूब थे, हर क्यूब की क्या है अलग अलग स्ट्रेंथ मेरी क्या है निकल के आ गई। अब देखो तुमने एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरा जो मसाला है, मसाला क्या है, वो जो कंक्रीटिंग है, कंक्रीटिंग में एक ही तरह की कंक्रीटिंग है पर उसमें जो स्ट्रेंथ निकल के आ रही है, हर क्यूब की स्ट्रेंथ क्या है अलग अलग निकल के आ रही है। ऐसा होने का कारण क्यों है, इसका होने का कारण सिर्फ एक है, जो क्या वेरिएशन ऑफ मटेरियल। वेरिएशन ऑफ मटेरियल मतलब जो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने का मतलब है कि मैं जो इसमें ये जो सीमेंट, स्टोन एग्रीगेट और सैंड और वाटर यूज़ कर रहा हूँ, ये जो मटेरियल मेरे यूज़ होते हैं इनके अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे सीमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड का होता है। अगर सीमेंट में 90 दिन से ज़्यादा अगर मैं स्टोरेज जो स्टोर किया हुआ सीमेंट यूज़ करता हूँ तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ कम आने वाली है। और जो स्टोन एग्रीगेट होता है उसका साइज़ क्या ऊपर नीचे होता रहता है, तो मतलब थोड़ा छोटा होता है, बड़ा होता है, तो मिक्सचर होता है ना। तो जो एक क्यूब लिया उसमें थोड़ा साइज में चेंजेस आए, दूसरे जो क्यूब बनाया उसके साइज में थोड़ा ऊपर नीचे अंतर हो गया, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस हो जाता है। सेम सेंड का जैसे वो भी मिक्सचर होता है, उसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं और
मतलब अलग अलग तरह की सैंड होती है, अलग अलग तरह की सैंड में भी मिक्स होता है, तो उनकी भी स्ट्रेंथ क्या है, वो भी ओवरऑल स्ट्रेंथ पे क्या है अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। सेम वाटर की बात करूँ, वाटर के क्या होता है, अगर पीएच रेंज में 10 से ऊपर बात करूँ या पीएच रेंज 5 से नीचे की बात करूँ, तो वो जो बेसिसिटी एल्कलिनिटी एसिडिटी वाला जो गुण है, तो ओवरऑल उसमें कंक्रीटिंग जो बन के तैयार होती है उसमें भी दिखता है। तो ओवरऑल क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट ये मटेरियल है, इनसे मेरी जो कंक्रीटिंग बनती है, वो जो सेम कंक्रीटिंग बनती है उसमें से मैं अगर हर अलग अलग क्यूब बनाऊँ तो हर अलग अलग क्यूब की स्ट्रेंथ क्या है, जनरली अलग अलग निकल के आती है। तो अब जब मेरे हर क्यूब की स्ट्रेंथ एक ही कंक्रीटिंग में से अलग अलग निकल के आई है, तो अब मुझे बताओ कि मैं क्या बताऊँ कि मेरी जो वो क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरी क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी निकल के आई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक क्यूब की 26.5 है, और 26.5 है, एक की 29.6 है, एक की 31.2 है, एक की 52.4 है। क्या मैं उस पूरे मसाले में से कह दूं मेरा उस मसाले में से कोई भी क्यूब बनाओ उसकी स्ट्रेंथ 26 ही निकलेगी या 26 से ज़्यादा निकलेगी, तो सही हो सकता है? या ये मैं कह दूं मेरी जो पूरे क्यूब की स्ट्रेंथ है, जितना भी पूरा मसाला है, उसकी हर क्यूब की स्ट्रेंथ 50.4 52.4 होगी, तो ये कहना गलत होगा। तो अब इतना सारा वेरिएशन है, वो वेरिएशन किसकी वजह से है कि मटेरियल में वेरिएशन होता है। तो इस वजह से कोड ने क्या किया, एक डेफिनेशन दी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की, तो वो अपने एक्सपीरियंस बेसिस पर दी, जिससे कि उन्होंने कहा कि अगर तुम इस स्ट्रेंथ को यूज़ करोगे तो क्या है, मेरा स्ट्रक्चर जितने डिज़ायर टाइम के लिए डिज़ाइन किया है विल बी सेफ। तो वो कोड ने क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन को क्या बोला, तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बताता हूँ। तो कोड बोलता है, ये रहा कोड क्या बोलता है कि ड्यू टू वेरिएशन इन करेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट कंस्टिट्यूएंट, मतलब जो कंक्रीट के कंस्टिट्यूएंट है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, उनकी करेक्टरिस्टिक मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कंक्रीट हैव वेरिएशन इन देयर स्ट्रेंथ, इसके कारण क्या होता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ, कंक्रीट हैव वेरिएशन इन देयर, इसके कारण जो कंक्रीट के क्यूब टेस्ट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ में वेरिएशन होता है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट बॉरेज, जब इतने सारे वेरिएशन होते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कंक्रीट की में, तो ये ज़रूरी हो जाता है एक हमें कोई एक मिनिमम स्ट्रेंथ बताने की, उतनी स्ट्रेंथ मेरा वो पूरा का पूरा कंक्रीट का मसाला है, पूरा जो कंक्रीट हमने बनाई है वो देगी। वो तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो कितनी स्ट्रेंथ देनी है, एटलीस्ट हमें ये पता तो हो। तो उस चीज़ के लिए फिर कोड ने एक लाइन हुई जो हमारे क्लोज में मिल जाती है IS 456/2000 की में, उन्होंने कहा कोड ने, ये वाली डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। कहने का मतलब ये है कि जितने भी मेरी स्ट्रेंथ आई है अलग अलग तरह की, उनमें से मैं वो स्ट्रेंथ दूंगा जिससे नीचे सिर्फ 5 क्यूब ऐसे हों जिन, या 5% क्यूब ऐसे हों जिनकी स्ट्रेंथ उस स्ट्रेंथ से क्या होगी, कम होगी, और बाकी जो 95% क्यूब है उनकी स्ट्रेंथ उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को मैं जनरली FCK से डिनोट करता हूँ। FCK से डिनोट करने का मतलब ये है, अगर मैंने FCK बोल दिया 25 है, मैंने क्या बोल दिया, FCK 25 है, तो इसका कहने का मतलब है कि जो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, इससे 5% क्यूब ही नीचे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम होगी। बाकी के 95% जो क्यूब होंगे, या 100 में से बात करूँ तो 5 क्यूब ऐसे होंगे जिनकी 25 से कम है, और बाकी के 195 क्यूब ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ 25 से 25 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब यही है, दोबारा डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। तो हम 5% से ज़्यादा रिजल्ट हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो फेल करता है। तो वो हमारी जो निकल के आती है, वो जो लिमिट निकल के आती है, या जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आती है, वो क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक बार देख लो, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से लेके चलूँ, यहाँ पे मैंने अलग अलग क्यूब टेस्ट किए। अब कंप्रेसिव मशीन पे किसी की 26.5 निकल के आई थी स्ट्रेंथ, किसी की 52.4 निकल के आई है। अब देखो, अगर इसमें से मेरे को बताना हो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी निकल के आई है, तो यहाँ पे देखो, अगर 100 क्यूब है, 100 का 5% कितना हो, 5 क्यूब, तो मेरा सिर्फ 5 क्यूब फेल होना चाहिए, और मतलब जो भी स्ट्रेंथ दूँ उससे नीचे सिर्फ 5 क्यूब की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं 31 मेरी स्ट्रेंथ ले लेता हूँ, तो उससे नीचे सिर्फ 5 क्यूब कौन से हैं, 30.4, 29.6, 28.4, 27.3 और 26.5। तो ये जो इसमें से मेरा सिर्फ क्या 5 क्यूब मेरे क्या हैं, इससे क्या है नीचे सिर्फ 5 क्यूब, और बाकी 95% क्यूब क्या है मेरे, या 95 जो क्यूब है उनकी स्ट्रेंथ इस स्ट्रेंथ से ज़्यादा है। तो मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, FCK
30 या 31 कह दूँ अगर इसके बेसिस पे बात करूँ, और जनरली हम राउंडेड ऑफ करते हैं जो हमारी कंक्रीट ग्रेड है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी 30। तो ये मेरी 30 क्या है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, जिससे सिर्फ 5% रिजल्ट क्या है उस स्ट्रेंथ से कम होंगे। जैसे भी यहाँ देख रहे हो 30 है, 30 से 5% कम है, जैसे एक 26.5, 27.3, तो 5% का बाकी की स्ट्रेंथ क्या होगी, क्योंकि ज़्यादा होगी, 31.2, 31.5 हो गई, 32.6 हो गई, तो बाकी की ज़्यादा। तो ये मेरी क्या है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिससे 5% रिजल्ट सिर्फ फेल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ में क्या हो, ज़्यादा होनी चाहिए। उम्मीद कर सकता हूँ कि ये जो करेक्टरिस्टिक वाली चीज़ें तुम्हारे लोगों के समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, जो हमारे 100 क्यूब थे जिनकी हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली थी, उनको मैंने क्या है ग्राफ में ड्रॉ कर दिया। ग्राफ में कुछ इस तरीके से प्लॉट कर दिया है मैंने, जिसमें एक साइड रखा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब जो मेरे जितने भी क्यूब किए उनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकली है। दूसरी तरफ निकला है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का मतलब है एक स्ट्रेंथ कितनी बार रिपीट हुई है। मतलब जैसे कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, 33.6 लिख रहा है। 33.6 का मतलब जो यहाँ पे मैंने 12 है, 12 लिखने का मतलब 12 क्यूब, 100 में से 12 क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी निकल के आई है, सेम टू सेम निकल रही है 33.6। 6 का मतलब है 6 क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी निकल रही है 28.2। 12 क्यूब 25 क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ निकल के रही है 32.3। तो ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक ही स्ट्रेंथ कितनी बार वो कितनी क्यूब की निकल के आई है। तो ये मैंने फ्रीक्वेंसी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच में मैंने क्या है एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है कुछ इस तरीके से, इतना किसी की इतनी निकली है, इतना इतना कुछ, जो ये भी जितने नहीं, तो कुछ इस तरीके से इसी तरीके का कर्व फॉर्म निकल के आ रहा है। ये क्या है, मेरा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है या गॉसियन कर्व। मैं मान के चलता हूँ कि एक गॉसियन है, एक आइडियलाइजेशन कर्व है किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। अब ये मेरा जो टोटल एरिया है, जो इतना टोटल स्ट्रेंथ आई है वो 26 से लेके कितने के बीच में आई है, 26 से लेके 54 के बीच में आई है। तो ये टोटल एरिया मैंने मान लिया मेरा 100% है। कितना एरिया है, 100% है। तो अभी हमने एक टर्म डिफाइन किया था करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या थी, तो कोड बोलता है कि वो स्ट्रेंथ जिससे 5% क्यूब उससे नीचे फेल नहीं हो। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरे कहीं कोई क्या आ रही है, करेक्टरिस्टिक FC क्या आ रही है। FC की मतलब इस स्ट्रेंथ से नीचे सिर्फ 5 क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ इससे, या 5% क्यूब ऐसे हैं जिसकी स्ट्रेंथ इस स्ट्रेंथ से क्या होगी, कम होगी। और बाकी के जो ये पूरा क्या 95% एरिया है, जो 95% क्यूब होंगे उनकी स्ट्रेंथ इस स्ट्रेंथ FC के से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये क्या FC के हैं। अगला अगर मैं बात करूं इन सब का एक मीन निकालूं, मीन निकालने का एवरेज निकालूं 26.1, इन सबको जोड़ूं 28.2, 29 प्लस डिवाइड कर दूं जितने नंबर ऑफ क्यूब है, 100 है तो क्या कर दूं 100 से डिवाइड कर दूं। तो जो स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो एवरेज स्ट्रेंथ होगी। जो एवरेज स्ट्रेंथ होगी वो क्या है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से जो पीक है उसके आसपास निकल के आएगी। तो आसपास क्यों होगी, क्योंकि जैसे जो सबसे ज़्यादा बार 25 क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ 32.3 है, तो इसी के आसपास वो एवरेज स्ट्रेंथ निकल के आएगी जब आप निकालोगे। तो हम अभी इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो उसमें भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या दो चीज़ तो मैं बताई, एक बताया कि FC के कैसे निकालते हैं कि 5% क्यूब उससे कम हो जो स्ट्रेंथ हो, बाकी के 95% क्यूब्स की स्ट्रेंथ इस स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो। F मीन कैसे निकालते हैं, इन सबका क्या है एक एवरेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, F मीन, जो मीन मतलब उनका एवरेज, और ये क्या है FC के। ये हमने दोनों ने क्या करा, दोनों चीज़ निकाल ली। अब दोनों के बीच में कुछ गैप है, FC के और FM की वैल्यू के बीच में, मतलब जो एवरेज वैल्यू है और जो FC के जो मैंने कोड ने दिए, जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दी है जिसके बेसिस में तुमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिफाइन किए, उन दोनों के बीच में थोड़ा गैप है। तो वो जो गैप है वो क्या है, वो एक तरीके का यार डेविएशन है। कितना डेविएशन है, डेविएशन मतलब भिन्नता है। मतलब एक स्ट्रेंथ मेरी कितनी 26 है और एक स्ट्रेंथ मेरी 54 है, इन दोनों इनके बीच में डेविएशन क्या, इतना सारा डेविएशन है। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, जो जितना ज़्यादा ये गैप बढ़ेगा उतना ज़्यादा डेविएशन होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, मतलब भिन्नताएं होंगी। भिन्नता मतलब जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ में, अगर ये डेविएशन यहाँ पे है, अगर मैं कर्व कोई दूसरा कर्व कुछ इस तरीके से बनाऊँ, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, अब इनका डेविएशन अब यहाँ से लेके क्या बन गया, यहाँ तक बन गया। ये डेविएशन क्या हो गया, बढ़ गया। डेविएशन बढ़ने का मतलब अब ये 26 से 54 के बीच में थी, ये होगा 15 से लेके 70 के बीच में न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जितना ज़्यादा ये डेविएशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा जो मैं कंप्रेसिव टेस्ट किया क्यूब्स, उन क्यूब्स की स्ट्रेंथ जो निकल के आएगी वो बहुत
अलग अलग निकल के आएगी, किसी की 15 आ रही है तो किसी की 70 निकल के आ रही है। तो ये क्या है, ये डेविएशन बताता है कि कितना किसकी स्ट्रेंथ निकल के आती है, कितनी कितनी भिन्नता आती है। तो वो हम किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, डेविएशन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो जितना ज़्यादा डेविएशन होगा, जितनी ज़्यादा भिन्नता होगी, उतना ही मेरे कंक्रीट क्या पुअर क्वालिटी की होगी। ऑब्वियसली सी बात है। अगर मैं मान के चलूँ मेरे कुछ एक कर्व कुछ इस तरीके का बन रहा है, ये भी मान के बिल्कुल इस तरीके का बनना है। इस तरीके का बनने का मतलब ये है कि जनरली जो मेरी स्ट्रेंथ, जो मीन स्ट्रेंथ है, सारी वैल्यू जो क्यूब टेस्ट की है उनकी स्ट्रेंथ इसके आसपास ही आ रही है। अगर मेरी ये 30 है, ये वाली स्ट्रेंथ 30, तो किसी की आ गई 32 आ गई, किसी की 31 आ गई, किसी की 29 आ गई, इसी के आसपास निकल के आ रही है। मतलब जो स्ट्रेंथ है बिल्कुल सेम अमाउंट में आ रही है, आसपास ही आ रही है। तो इसमें डेविएशन क्या बहुत कम है। तो डेविएशन जितना कम होगा उतनी मेरी कंक्रीट गुड क्वालिटी है, क्योंकि जब मेरी स्ट्रेंथ सेम आ रही है हर क्यूब की, तो मैं उस मेटल को कहीं भी यूज़ करूँगा तो वो क्या है, वो सेम लोड लेगा बराबरी पर। अगर मेरा वेरिएशन ज़्यादा, किसी की 15 आ रही है और किसी की 70 आ रही है, तो अगर उन दोनों को क्यूबों को, मतलब उस मसाले को मैं कहीं पे यूज़ करूँगा, तो जहाँ पे लोड 70 आ रहा है और वहाँ पे वो वाला बैच यूज़ हो गया है, वो वाला मसाला यूज़ हो गया है जिसकी स्ट्रेंथ 15 है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो मुझे हमेशा क्या है, गुड क्वालिटी कंक्रीटिंग की डिज़ाइनिंग करनी है। जब भी हम डिज़ाइन मिक्स करता हूँ कंक्रीट की, वो क्या है, गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। तो वो किस पे डिपेंड करती है, वो वेरिएशन पे डिपेंड करती है कि इन दोनों के बीच में क्या है, जो एफ सी के और एफ एम के बीच में क्या है, वेरिएशन कितना है। जो एफ सी के है और जो एफ एम है, इन दोनों के बीच में कितना वेरिएशन कितना है। तो वेरिएशन जितना, मतलब एफ सी के एफ एम कह लो, या जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है जैसे 26 और 54, इन दोनों के बीच में जो वेरिएशन है वो जितना कम होगा, उतनी मेरी स्ट्रेंथ, जो कंक्रीट की क्वालिटी है वो क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। अगर मैं इसको तुम्हें एक ग्राफ में दिखाऊँ, कुछ इस तरीके का ग्राफ आप देख पा रहे हो। यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, मेंशन ये कुछ किया कि गुड क्वालिटी कंक्रीट, कहने का मतलब ये है कि जो गुड क्वालिटी कंक्रीट ये रही, जिसका डेविएशन क्या है मेरा, यहाँ पे बात करूँ तो बहुत कम है, ये रहा। अगर मैं उससे जो मॉडरेट क्वालिटी कंक्रीट है उसका डेविएशन क्या है, और ज़्यादा होगा। और जो पुअर क्वालिटी कंक्रीट है उसका डेविएशन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। तो डेविएशन ही डिफाइन करता है कि मेरे कंक्रीट कितनी गुड क्वालिटी की है। जितना कम डेविएशन होगा उतना मेरे कंक्रीट क्या है, अच्छी क्वालिटी की है। तो ये डेविएशन हम जब भी कभी डिज़ाइन करते हैं या जो कंक्रीट मिक्स बनाते हैं, एक तो नॉमिनल मिक्स होता है, एक डिज़ाइन मिक्स होता है। जब डिज़ाइन मिक्स बनाते हैं तो हमें ये याद रखना होता है, जो डेविएशन होता है वो क्या है, कम से कम निकल के आए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये जो मैं अभी हमने कर्व पढ़ा है, ये वाला, इसमें मैंने बताया कि एफ सी क्या है और एफ मीन क्या है। तो ये आइडियलाइज फॉर्म इस कर्व का कुछ इस तरीके से बनता है, जो अभी हमने डिस्कस किया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे जो ये कर्व, इनके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किए थे और उनकी मैंने एफ सी के बताया, एफ मीन बताया क्या है। तो उसका एक जनरलाइजेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है। आइडियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंक्रीट का, जिसमें क्या एफ सी के दिख रहा है आपको, एफ एम दिख रहा है और सिग्मा दिख रहा है। सिग्मा मतलब डेविएशन दिख रहा है। डेविएशन कितना होता है वो डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतनी पुअर क्वालिटी की मेरी कंक्रीट होगी। तो यहाँ पे इन टर्मों को मैंने डेफिनेशन लिख दी है, उनको देख लो किस तरीके से, फिर आगे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है एफ एम क्या है, मेरी मीन स्ट्रेंथ है। मीन स्ट्रेंथ मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, मतलब जितनी भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकली है उनका एवरेज निकाल दो, जो निकल के आएगी वो मीन स्ट्रेंथ होगी। तो वो जनरली क्या होगी, जनरली फाउंड ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, जो अभी हम पीछे कर में देख रहे हैं, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी 25 आ रही थी, कितने पे 30 के आसपास, 31 के आसपास आ रही थी। इसी के आसपास मेरा क्या होगा, वो होगा मीन वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, दूसरा है एफ सी के क्या, जिससे क्या एफ सी के कौन सी वैल्यू, जिससे क्या 5% स्ट्रेंथ क्या हो, उससे कम हो। तो एफ सी के क्या 5% वैल्यू क्या एफ सी के से कम हो, 95% वैल्यू उस एफ सी के से क्या ज़्यादा। मतलब जो क्यूब टेस्ट किए हैं उनमें से जो 5% क्यूब की स्ट्रेंथ एफ सी की स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए, और 95% क्यूब की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, एफ सी की स्ट्रेंथ से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये मेरी क्या है, एफ सी के, ये मेरा क्या है, एफ एम है। ये जो एक रिलेशन निकल के आया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, वो नहीं, ये निकल के आया है एफ एम बराबर एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। सिग्मा मैंने बता दिया, क्या डिस्कस करते हैं 1.65। जो मेनली है तो तुम्हारा टर्म है 1.65 आता कैसे है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक मैं ग्राफ निकाल लेता हूँ, ये रहा। देखो
जनरली क्या होता है, चाहे हम कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी हमारा प्रोडक्ट बना रहे हों या कंक्रीट बना रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हों, तो हम चाहते हैं कि वो जो प्रोडक्ट बने तो उसके क्या उसमें डिफेक्ट बहुत कम आए। क्या है, बहुत कम से कम डिफेक्ट आए, मतलब जो कंक्रीट बन के जो मैं बना के तैयार करूँ उसमें की जो स्ट्रेंथ आए वो लगभग लगभग सारे क्यूबों की क्या है, सेम आए। तो ये मेरा टारगेट होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो जो डिफेक्ट हो, वो जो वेरिएशन हो, वो क्या कम से कम हो, मेरे लिए वो प्रोडक्ट उतना अच्छा है। तो मेरे पास एक क्वालिटी कंट्रोल के मेरे कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें से एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक अलग अलग थ्योरी आई है, अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए, तो उनमें से कुछ क्वालिटी कंट्रोल की थ्योरी की है, एक कुछ इस तरीके से, जैसे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। तो अलग अलग सिग्मा ये क्या बताते हैं, अलग अलग डेविएशन बताते हैं। और जितना जिस सिग्मा को मैं यूज़ करूँगा, 1 सिग्मा की थ्योरी को यूज़ करूँगा, तो उसमें क्या है कि मेरा जो एक्यूरेसी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, या 6 सिग्मा की थ्योरी को यूज़ करूँगा तो उसमें एक्यूरेसी कितनी मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए तुम इस तरीके से ले लो, मान के चलो मैं 10 लाख मेरा क्या कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कोई बिस्किट का पैकेट बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ। अब जब मैं 1 सिग्मा की जो थ्योरी का यूज़ करूँगा, जो हमारी जो थ्योरी गिवन है उसका यूज़ करूँगा, तो उसमें मेरा क्या है, 10 लाख में से 6,91,000 मेरे प्रोडक्ट क्या है, डिफेक्टिव निकलेंगे जब मैं 1 सिग्मा थ्योरी का यूज़ करूँगा। 2 सिग्मा थ्योरी का यूज़ करूँगा तो मेरे जो प्रोडक्ट का डिफेक्शन रेट है वो 6 लाख से कितना होगा, सीधा 3 लाख। 3 सिग्मा थ्योरी का यूज़ करूँगा तो वो डिफेक्टिव रेट कितना हो गया, 66,000 या 66,000। और 4 सिग्मा थ्योरी का यूज़ करूँगा तो डिफेक्टिव रेट काफ़ी कम हो गया, 6,000 हो गया। और जब 6 सिग्मा का यूज़ करूँगा तो कितने, 3 से 4, 10 लाख में से 3 से 4 बिस्किट के पैकेट क्या है मेरे, सिर्फ डिफेक्टिव निकल के आ रहे हैं। तो जो एक्यूरेसी है, इसमें एक्यूरेसी क्या है मेरी, जितना जो सिग्मा का जो थ्योरी यूज़ करता जा रहा हूँ, 3 सिग्मा यूज़ कर रहा हूँ, 4 सिग्मा, 6 सिग्मा यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे क्या एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, उसमें डिफेक्टिव क्या बहुत कम निकलते जा रहे हैं। पर यहाँ पर जनरली हमें जो कंक्रीटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो वेरिएशन है, जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ में वेरिएशन निकल के आ रहा है कम से ज़्यादा, 26 से लेकर 54 तक, जो 26 से लेकर 54 तक जो वेरिएशन आ रहा है, वो वेरिएशन जितना कम हो उतना अच्छा है। तो मतलब जो डिफेक्टिव है और जो वेरिएशन वो जितना कम हो उतना अच्छा है। तो मेरे को क्या है, इनमें से एक थ्योरी यूज़ कर लेता हूँ, जो थ्योरी यूज़ किया जो 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो मुझे क्या ओवरऑल चाहिए होता है कि जो मेरा जो एफ सी के से वैल्यू मेरी कितनी परसेंट हाई होनी चाहिए, 95% हाई होनी चाहिए। तो ये अगर मेरा कोई टर्म है यहाँ पे एफ सी के है, एफ सी के से नीचे 5% एरिया जिसकी स्ट्रेंथ एफ सी के से क्या है, कम है, और 95% ऊपर का एरिया जिसकी स्ट्रेंथ एफ सी के से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ एफ मीन, ये मेरा निकल के आ गया, एफ मीन है। तो अगर मैं बात करूँ, ये मेरा क्या है, टोटल तो ये पूरा एरिया हो गया, यहाँ से ये पूरा का पूरा एरिया कितना हो गया, 95% हो गया, 95% हो गया। और अगर इसमें से ऐसे ये मिरर इमेज एक दूसरे की बांटूँ तो ये 45% हो गया, ये 50 हो गया, 45 हो गया, 5 हो गया, तो टोटल 100% एरिया हो गया। ठीक है, तो ये जो 100% मेरा एरिया निकल के आ गया है, तो जो 100% एरिया होगा, तो मुझे क्या है, 95% जो एरिया है उसकी स्ट्रेंथ एफ सी के से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो एफ एम वैल्यू है, मीन टारगेट वैल्यू, अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग से नापूँ तो 5% तो ये हो गई, कौन सी, जो मेरे एफ सी के और ये स्टार्टिंग पॉइंट से है, और बाकी की 45% ये हो रही, और 50% यहाँ से यहाँ तक हो गई। ठीक है, तो मेरे को 95% कंक्रीटिंग ऐसी चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ एक डिज़ायर एफ सी के से मेरी क्या हो, ज़्यादा हो। तो 95% मुझे जो प्योरिटी मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है, 3 सिग्मा कॉन्सेप्ट में मुझे मिल रही है 93.13, और 4 सिग्मा पे मिल रही है 99 पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में इंटरपोलेशन से मैंने एक स्ट्रेंथ निकाली, वो मेरी निकल के आएगी 3 सिग्मा और 4 सिग्मा के बीच में जो निकल के आई वो कुछ इस तरीके से निकल के आई, इंटरपोलेशन किया तो 3.30 पे मेरे को क्या है, एग्जैक्ट वो निकल के आ रही है जिसमें मेरे को 95% क्या है मेरी, जो 95% मेरा एक क्वालिटी मिल जाती है। क्वालिटी मतलब जो डिफेक्शन रेट है वो 5% रह जाता है, 95% मेरे प्रोडक्ट क्या हैं, पास हो जाते हैं, मतलब जितना मुझे डिज़ाइन स्ट्रेंथ चाहिए थे उससे ऊपर निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, जिसमें क्या 3 सिग्मा और 4 सिग्मा के बीच में मेरे को 95% मिल जाती है, मुझे 95% ही क्या चाहिए, एफ सी के से ऊपर चाहिए वैल्यू। तो ये जो 3 सिग्मा और 4 सिग्मा के बीच में जो कॉन्सेप्ट का यूज़ करके जो क्वालिटी कंट्रोल का है, तो मैंने क्या किया, 1.65 यहाँ पे निकल के आ गया, और 1.65 वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये आ गई। तो 1.65 और 1.65 कितने के 3, तो ये टोटल कितना हो गया मेरे यहाँ से यहाँ तक का,
3.30। अब ये मेरा टोटल एरिया क्या है, मेरा क्या दे देगा 95% मेरे क्या है एक्यूरेसी दे देगा। मतलब 95% क्यूब की जो स्ट्रेंथ आएगी वो एफ सी के वैल्यू से क्या आएगी, ज़्यादा ही निकल के आएगी। क्योंकि मैंने जो अपने थ्योरी यूज़ किया वो कौन से 3 सिग्मा और 4 सिग्मा के आसपास की उस थ्योरी को मैंने यूज़ किया। तो क्वालिटी कंट्रोल में थ्योरी का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ 95% एक्यूरेसी चाहिए थी, तो इस वजह से हमने 3 सिग्मा थ्योरी का यूज़ किया। एक्यूरेसी अगर हमें ज़्यादा चाहिए होती तो फिर मैं 6 सिग्मा का यूज़ कर सकता। एक्यूरेसी कम चाहिए होती तो मैं 1 सिग्मा का यूज़ करता। तो इस टाइम हमें क्या है, सिर्फ 95% स्ट्रेंथ एफ सी के से ज़्यादा चाहिए, तो मैं कौन सा वो जो सिग्मा यूज़ हो रहा है वो जो थ्योरी यूज़ हो रही है वो 3 सिग्मा और 4 सिग्मा के बीच की जो थ्योरी यूज़ कर लूँगा। इंटरपोलेशन से निकाल लिया तो एक तरीके से कह सकता हूँ 3 सिग्मा थ्योरी का मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। तो अब समझ में आ गया होगा 1.65 किस तरीके से आया है कि 1.65 क्यों लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम वापस पहुँच जाते हैं। तो वापस जब हम पहुँचे इस पर, एक सेकेंड, तो अब ये तुम्हें समझ में आ गया कि मैं 1.65 सिग्मा क्यों लेके चलता हूँ। रीज़न सिर्फ इसका है कि मैं क्वालिटी कंट्रोल करनी होती है और क्वालिटी कंट्रोल मेरे को एज पर कोड की 95% क्यूब की स्ट्रेंथ 5 एफ सी की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो 1.56 समझ में आ गया क्यों है। सिग्मा क्या है, वेरिएशन है, तो वेरिएशन कितना होना चाहिए 1.65 सिग्मा। तो इस वजह से एक फार्मूला मेरा ड्राइव हो गया है जो कोड ने गिवन किया हुआ है। वो फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है एफ एम, मतलब जो एफ एम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। जब मैं एफ मीन मतलब जो टारगेट स्ट्रेंथ है, मीन जो स्ट्रेंथ है वो के अगर मैं जब डिजाइनिंग करूँगा हमेशा टारगेट स्ट्रेंथ को लेके चलता हूँ। तो जो टारगेट स्ट्रेंथ है वो कैसे निकलेगी, एफ सी के प्लस 1.65। अगर मुझे 30 ग्रेड की कंक्रीट डिज़ाइन करनी है तो 30 प्लस 1.65 जो डेविएशन है मैं कितना कम चाहिए मुझे, तो डेविएशन जितना कम मैं यूज़ करूँगा उतनी अच्छी क्वालिटी की। तो डेविएशन जनरली ग्रेड के हिसाब से M30 के लिए 5 लेना है, M25 के लिए 4 लेना है और M50 के लिए डेविएशन 3 लेना है। तो ये कोड ने मेंशन किया है कि जब तुम स्टार्टिंग में डिज़ाइनिंग करो तो किस तरह डेविएशन ले ला। अगर मैं 5 डेविएशन लूँ तो जो वैल्यू निकल के आएगी एफ एम की वो निकल के आएगी 38 के आसपास। तो मेरे को कहने का मतलब है कि जो मेरे को टारगेट स्ट्रेंथ होगी जब मैं कंक्रीटिंग बना रहा हूँ तो मेरा टारगेट रहेगा कि जो मेरा मीन स्ट्रेंथ है, मतलब जो सारे क्यूबों का जो एवरेज निकाल के जो स्ट्रेंथ निकल के आनी चाहिए वो 38 निकल के आनी चाहिए या उससे ऊपर निकल के आनी चाहिए। तब जाके जो मेरा जो एफ सी के की वैल्यू होगी वो मैं 30 दे सकता हूँ। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये जब मैं तुमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें कि नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन क्या होता है और या डिज़ाइन मिक्स क्या होता है, तो फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं वैसे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मैंने क्या डिस्कस किया है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, मीन स्ट्रेंथ क्या है और डेविएशन क्या है। और स्पेशली 1.65 क्यों लेते हैं, सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल करनी होती है जिसमें मुझे 95% क्या चाहिए होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं वो या जो मेरी कंक्रीटिंग होती है उसकी क्वालिटी 95% एफ सी के से ऊपर चाहिए होती है। तो इस वजह से मैं 1.65 कॉन्सेप्ट सिग्मा का कॉन्सेप्ट को यूज़ करके चलता हूँ, मतलब 3 सिग्मा कॉन्सेप्ट को यूज़ करके चलता हूँ एक तरीके से। ठीक है, तो ये तुम्हें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो हम जब इतने सारे 100 क्यूब टेस्ट करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम अपना ये जो मीन टारगेट से स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हैं और आसानी से हम अपनी क्या डिज़ाइन मिक्स कंक्रीटिंग की डिज़ाइन को बना सकते हैं। या फिर हम जो चेक करना होता है जो हमारी कंक्रीट बन चुकी है उसकी स्ट्रेंथ को भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी एग्जांपल में दिखाऊंगा। पर जनरली क्या होता है, अगर मैं इस तरीके से 100 क्यूब टेस्ट करने लगा एक ही मसाले, तो मेरा मटेरियल इतना वेस्ट होगा, टाइम इतना वेस्ट होगा और इतना 100 क्यूब को बनाने लगा, उन्हें टेस्ट करने लगा, कितना सारा उसमें एक्सपेंशन बढ़ेगा, लेबर एक्सपेंशन बढ़ेगा। तो ओवरऑल क्या है मेरा अनइकोनॉमिकल रहेगा। तो इस वजह से जनरली क्या है कोड कहता है कि तुम एक बैच का जो सीमेंट है एक जगह बना रहे हो उसमें से 6 से 8 क्यूब टेस्ट ले लो और 6 से 8 क्यूब बना लो, जिसमें 4 क्यूब को टेस्ट कर लो तुम 7 दिन के बाद और बाकी के 4 क्यूब को टेस्ट कर लो 28 दिन के बाद। तो इन क्यूबों को टेस्ट कर लो। तो जो जब हम 28 दिन बाद 4 क्यूब टेस्ट करते हैं, कहाँ हम 100 क्यूब टेस्ट कर रहे थे या 30 क्यूब टेस्ट कर रहे थे, तो अब सिर्फ हम क्या 4 क्यूब टेस्ट कर रहे हैं। तो एक की स्ट्रेंथ मानो 26 है, 21, 28 है, कि 35 है, कि 50 है, कुछ भी निकल सकते हो सकता है। सबकी स्ट्रेंथ कितना 32, 33, 34, 35 निकल के आए। तो वो जो स्ट्रेंथ है अब मेरे को सिर्फ इन 4 क्यूबों के बेसिस पर मैं कैसे एकदम अपनी सेफ्टी डिस्क्राइब कर सकता हूँ। वहाँ तो 100 क्यूब थे तो वहाँ पे मेरा को क्या है कॉन्फिडेंस आ रहा था, सेफ्टी अच्छे से दे रहा था कि 100 क्यूब टेस्ट कर रहा हूँ तो अगर इस रेंज में आ जाते हैं
तो मेरा एक्सेप्टेबल है, और वो जो 5% से नीचे जो स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। पर इन 4 क्यूबों के बेसिस पर मेरे को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिफाइन करनी है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा, या अगर मैं डिफाइन भी करूँगा तो वो थोड़ा एक तरीके से क्या गलत निकल के आ सकती है अगर मैं उसे उसी जो पुराने वाले सेफ्टी क्राइटेरिया से चेक करूँगा। तो कोड ने फिर एक नया फॉर्मूला दिया, तो वो कहता है क्लोज नंबर 16.1 में अगर तुम पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, द मीन स्ट्रेंथ डिटरमाइंड फ्रॉम एनी ग्रुप ऑफ 4 consecutive टेस्ट रिजल्ट कंप्लाई विद द अप्रोप्रिएट लिमिट इन टेबल है। मतलब वो जो अगर तुम 4 क्यूब टेस्ट करते हो तो उनकी जो स्ट्रेंथ जो निकल के आती है वो इस वाली स्ट्रेंथ से क्या मैच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, इससे क्या कम नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या है, एफ सी के इज़ ग्रेटर देन एफ एवरेज जो रिक्वायर्ड है वो कितनी होनी चाहिए, एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा, इससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। 0.825 सिग्मा कहाँ से आया, 0.852 सिग्मा कुछ इस तरीके से आया। एफ एम प्लस एम सी, जो एफ एम वैल्यू थी, एक सेकंड, ये एफ एम वैल्यू थी और जो एफ सी की वैल्यू थी, इन दोनों को जोड़ के इनका एवरेज निकाल लिया। तो एफ सी के इनका एवरेज निकाल के, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, हमारी मीन निकल के आई थी 38 और जो एफ सी के निकल के 30, तो मीन कितना आया, 34 हो गया। सेम टू सेम जब 1.65 है, इसका एवरेज कितना, आधा कितना हो जाएगा, 0.825 और 0.825। तो अब मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया जो एवरेज है ये वाली, ये क्या निकाल दी मैंने, एवरेज निकाल दी। इससे इसकी दूरी कितनी है, 0.825 सिग्मा है, ये निकल गई, ये 0.825 सिग्मा है। तो ये जो स्ट्रेंथ निकल के आई है, तो एफ मीन कितना है, एफ मीन जो निकल के आया, मैंने क्या कह दिया कि एफ सी के प्लस 0.82, तो जो एफ एवरेज होनी चाहिए, तो एफ सी के प्लस 0.82, ये वाली जो डिस्टेंस हो, एफ सी के ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस। तो एफ एवरेज जो निकल के जो आनी चाहिए वो क्या है, हमेशा इस वैल्यू से ज़्यादा निकल के आनी चाहिए। वो 4 क्यूब की जो मैंने टेस्ट किए हैं उनकी जब मैं एवरेज स्ट्रेंथ निकालूंगा, वो एवरेज स्ट्रेंथ हमेशा इस स्ट्रेंथ से, किससे, एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा की एवरेज से क्या है, ज़्यादा निकल के आनी चाहिए। अगर ऐसा निकल के आता है तो मेरे क्या कंक्रीटिंग, मेरी मतलब जो कंक्रीटिंग का जो मसाला बनाया है उसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो सेफ़ होगा मेरे लिए। ठीक है, तो देखो एक कन्फ्यूजन टॉपिक है, तो इतना तुम्हें पढ़ना भी नहीं है ना, इस चीज़ से कोई मतलब है, बस एक थोड़ा मोटा मोटा मैं दोबारा एक जल्दी से एक बार बोल देता हूँ क्या है, क्या क्या पढ़ा है। देखो, हमने सबसे पहले हमारा जो मेन काम था पढ़ने का वो था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, तो कोड ने डिस्क्राइब कर दिया कि वो स्ट्रेंथ जिससे सिर्फ 5% क्यूब क्या कम उनकी स्ट्रेंथ हो और बाकी के 95% क्यूब की स्ट्रेंथ एफ सी की स्ट्रेंथ से क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो स्ट्रेंथ मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, फिर मैंने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाली थी उनको एक ग्राफ में ड्रॉ कर दिया, फ्रीक्वेंसी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच में। वो ग्राफ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो कर रहा है, और तो वहाँ पे मैंने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखा दिया किस तरीके से होता है। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो मेरा एफ सी के वैल्यू निकल के आती है और जो एफ मीन जो सारे क्यूबों की जो एवरेज स्ट्रेंथ निकल के आती है, उन दोनों के बीच में एक तरह का डिस्टेंस होती है। वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, डेविएशन होता है। जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतनी ज़्यादा मेरी कंक्रीट क्या पुअर क्वालिटी की, और जितना कम डेविएशन होगा उतनी कंक्रीट मेरी अच्छी क्वालिटी की होगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जो मेन कॉन्सेप्ट आता है 1.65 सिग्मा क्यों लेके चलते हैं वो मैं बता चुका हूँ। 1.65 लेने का मतलब सिर्फ इस वजह से है कि जब भी मैं कोई क्वालिटी कंट्रोल मैं कभी भी करता हूँ या कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल करके चलता हूँ, तो वहाँ पे मैं डिफरेंट थ्योरी है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, 3 सिग्मा, 2 सिग्मा, 1 सिग्मा, उनका यूज़ करता हूँ। तो 3.3 सिग्मा पे हमें क्या मिलती है, 95% एक्यूरेसी मिलती है, जिसमें से 5% मेरे फेल होता है, 95% मेरे प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। मतलब जितने डिज़ायर होते हैं उतनी उनके 95% एक्यूरेसी निकल के आती है। तो मुझे भी यहाँ पे क्या है, जो एज़ पर कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन कि 5% क्यों ही फेल होना चाहिए, 95% क्यों मेरे क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। तो उस जो 3.3 सिग्मा की जो थ्योरी और जो कंसेप्ट है उसका यूज़ करके मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जो उन दोनों के बीच में जो गैप दे देता हूँ वो कितना दे देता हूँ, 1.65 सिग्मा निकाल के दे देता हूँ। तो वो जो निकल के आ जाता है वो क्या डिफाइन करता है कि जो मेरा, जब मैं एफ एम बराबर एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा की थ्योरी को यूज़ करके, इस कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूले को यूज़ करके अगर मैं कोई अपनी कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करूँगा तो उसकी स्ट्रेंथ हमेशा क्या होगी, एफ सी के की जो स्ट्रेंथ होगी उससे ऊपर 95% क्यूब ऐसे होंगे जिसकी स्ट्रेंथ एफ सी के से ज़्यादा निकल के आएगी। तो यही मेरा मेनली कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डिस्कस करने में ऊपर नीचे हो जाता है, तो दैट्स ओके। तो ओवरऑल करना यही कि जब मेरा जो फॉर्मूला निकल के आया है उसका निकलने का मतलब यही है कि जो मैं कंक्रीटिंग टेस्ट करता हूँ की स्ट्रेंथ एफ सी के स्ट्रेंथ से 95% की वैसे होनी चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ क्या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली। मेनली हमारा ये मेरा डिस्कस करने का टारगेट था कि 1.65 हम क्यों यूज़ करते हैं, तो मैंने बता चुका हूँ क्यों यूज़ करता हूँ। ठीक है,
अब अगले चीज़ पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के कहने का मतलब है कोड मेरा कह के चलता है कि अगर मैं कोई 150 mm का कोई क्यूब बनाता हूँ, उसको कंप्रेशन टेस्ट करता हूँ, तो जो 4 क्यूब अगर मेरे बनाए हैं, अगर मैं टोटल इतने ज़्यादा क्यूब नहीं बना रहा, कोड कहता है कुछ क्यूब बना लो, तो जितने भी निकालना है तो जो तीनों चारों क्यूब की एवरेज स्ट्रेंथ है वो कितनी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए FCK प्लस 0.825 सिग्मा से, या FCK प्लस 3 से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अभी एग्जाम्पल में देख लेंगे कैसे होगी है। इंडिविजुअल जो टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए, मतलब हर क्यूब का जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो FCK माइनस 3 से हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरा इंडिविजुअल जो वेरिएशन होना चाहिए वो क्या 15% एवरेज टेस्ट रिजल्ट, 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम और ज़्यादा वाला। ये तीनों चीज़ क्या है इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो हम क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके से करते हैं साइट पे, उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरा कोई मेरे को क्या कंक्रीट M30 कंक्रीट का मुझे यूज़ करना है कि M30 मेरी जो स्ट्रेंथ निकल के आनी चाहिए, जो मैं मसाला बना रहा हूँ वाटर वगैरह सबको ऐड करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ M30 निकलनी चाहिए, तो वो निकलनी चाहिए। तो मैंने उस मसाले से कुछ क्यूब टेस्ट किया और हर क्यूब की स्ट्रेंथ इस तरीके से निकली, किसी की 29 है, किसी की 34, किसी की 36, किसी की 39.1। ठीक है, अब इनकी एवरेज स्ट्रेंथ निकाली। एवरेज स्ट्रेंथ मुझे को पता जो रिक्वायर्ड है वो हमेशा ज़्यादा किससे ज़्यादा होनी चाहिए, FCK प्लस 0.825। तो FCK मेरा कितना है 30 है, 30 चाहिए, और 0.825 और इंटू सिग्मा। सिग्मा क्या है, जनरली कोड ने स्पेसिफाई कर रखा है, वैल्यू दे रखी है कि अगर मेरे कोई ग्रेड 50 हो, 50 के आसपास हो, तो मैं वहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन लेके चलूँगा वो लेके चलूँगा आपका आसपास कितने के 3 के आसपास लेके चलूँगा। ग्रेड M25 के आसपास है तो मैं जो डेविएशन है वो 4 ले लूँगा, और ग्रेड अगर 30 के ऊपर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 या 5 से ऊपर ले लूँगा। तो यहाँ पे मेरी ग्रेड 30 है तो मेरे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 5 ले ली। ये तब लेते हैं जब मेरा क्या डेटा मेरा जो गिवन है उसमें शॉर्टेज हो या पूरा डेटा होना, जहाँ पे मैं कम क्यूब स्ट्रेंथ को टेस्ट कराऊँ, तो उस जगह हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका मैंने क्या कर लिया 5 लेके चल दिया, और यहाँ पे जो एवरेज निकल के आई है वो कितनी है 34.125। तो जो एवरेज निकल गया, इन सब का जो एवरेज निकल के आया वो हमेशा किससे ज़्यादा, इस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। तो एवरेज मैंने निकाला 29.6, 34.2, इन सबको जोड़ा, डिवाइडेड बाई 4 किया, और निकल के आया एवरेज निकल के आया 34.9। तो जो मेरा रिक्वायर्ड है वो कितना है 34.125, और जो मेरा आया है वो कितना है 34.9। मतलब ओके, मतलब जो एक्चुअली में मेरा जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा आया है सारे क्यूबों की एवरेज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जब मेरा पहला जो ये था पहला वाला जो पॉइंट था, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कहता है, एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ 3-4 क्यूब कितनी होनी चाहिए FCK और प्लस 0.825 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरी एवरेज स्ट्रेंथ निकल के आई है कितनी 34.9, वो क्या ज़्यादा है किससे, जो FCK प्लस 0.825 सिग्मा जो निकल उससे के थ्रू 34.125 निकले, उससे क्या मेरी एवरेज स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो पहला यही है जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी कंक्रीट का मसाला बना लो, उससे तुम कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, उसकी टेस्ट हमें करनी ही करनी है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा ITR वाली। ITR मतलब इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट जैसे यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 2 में मेंशन है, इंडिविजुअल जो टेस्ट रिजल्ट है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए FCK माइनस 3। मतलब हर जो स्ट्रेंथ है वो FCK माइनस 3 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा किस तरीके से होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से देखो, FCK माइनस 3 की, FCK जैसे मेरी FCK कितनी है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 30 है, और माइनस उसमें 3 किया, तो ITR वैल्यू कितनी है 27। तो मेरा जो हर क्यूब की जो स्ट्रेंथ आई है चारों में से, चारों की स्ट्रेंथ 27 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक है हमारा 29, वो 27 से ज़्यादा है, 34 ये भी 27 से ज़्यादा, 36, 39 सारे के सारे क्या हैं तो 27 से ज़्यादा। तो ये कहने का मतलब है जो इंडिविजुअल जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इंडिविजुअल हर एक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है क्यूब की, वो इस वैल्यू से जो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट की FCK माइनस 3 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट यही कहता है कि कोड कहता है इस हर इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा वेरिएशन। वेरिएशन कहने का मतलब है कि गैप मतलब जो मेरी एवरेज स्ट्रेंथ निकल के आई है, एवरेज निकल के आई है कितनी निकले 34.9 निकल के आई है, इस एवरेज से तो जो मिनिमम है ये वाली और जो मैक्सिमम ये वाली, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, वेरिएशन कितना है एवरेज से, तो वो वेरिएशन क्या है जितना भी निकल के आए वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो 24 सबसे जो मिनिमम स्ट्रेंथ वो कितनी है 29.6 है, एवरेज 34.9 डिवाइड बाई 34 इंटू 100, तो मेरा निकल के आया -15.18%। तो ये क्या है 15% से ज़्यादा है।
15% से मतलब जो वेरिएशन क्या 15% है, उस वेरिएशन से लिमिट एक्सेस कर रही है, तो ये मेरा क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसी कंक्रीट मेरी क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो कोड सेज वेरिएशन शुड नॉट मोर देन प्लस माइनस 15%, 15% से ज़्यादा या कम नहीं होने चाहिए। तो ये 15% से कम हो रही है यहाँ पे। दूसरा, जब मैक्सिमम के लिए चेक किया तो मैक्सिमम के लिए चाहिए 39.1 माइनस 34.9 अपॉन 34.9, इनका एवरेज निकाला तो ये निकल के आया 12%। तो वेरिएशन अंडर प्लस माइनस 50%, जो वेरिएशन है रहा है एवरेज और जो बाकी जो स्ट्रेंथ निकल के हैं उनसे क्या है मेरा 12%। तो वेरिएशन 15% के अंदर है, तो मैं क्या है ये वाला मैक्सिमम में तो हमारा सेफ हो रहा, पर मिनिमम में मेरा वेरिएशन जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ में जो वेरिएशन आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो कोड क्या कहता है, एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को। तो इस वजह से जो मेरा फाइनल जो रिजल्ट आता है वो क्या है, इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि अगर इनमें से तीनों में से एफ एवरेज में से या इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट में से या वेरिएशन में से कोई भी फेल होता है तो वो मेरा क्या है, मेरा रिजल्ट इनवैलिड माना जाता है। उस कंक्रीट को M30 ग्रेड हम नहीं कह सकते, कम ग्रेड की कह सकते हैं, उसके लिए फिर अलग से देखना पड़ेगा, पर वो कंक्रीट मेरी M30 ग्रेड की नहीं कहला पाएगी। और कोड ये मान के चलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ 30 न्यूटन पर mm² नहीं होगी उस कंक्रीटिंग की। अगर तुम उसको M30 लेके उसके डिज़ाइन किए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और कहता है कोड कि अगर बाई चांस इनमें से किसी एक में फेल हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हमारा कोर कटर मेथड होता है, उसका यूज़ करके एक्चुअल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, बीम स्लैब होती है, उस पर टेस्ट करते हैं। और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, उस पर टेस्ट करने के बाद अगर उसमें सेफ हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उसमें फेल भी हो गया तो फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस क्राइटेरिया को, तो फिर वो पूरा स्ट्रक्चर कोड के हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है। तो ये होता है हमारी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है IS 456 के अंदर 3 लिमिट है। एवरेज स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए रिक्वायर्ड से, दूसरा इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट भी ज़्यादा होनी चाहिए, तीसरा जो वेरिएशन है 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो वेरिएशन है ये कभी भी तुम साइट पर देखो जहाँ पे भी हमारा M20 से ऊपर की ग्रेड की कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, जहाँ पर M20 ग्रेड से कंक्रीट ऊपर यूज़ हो रही होगी, वहाँ पर वेरिएशन हमारे कभी 50% से ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। तो वो यूज़ होने नहीं होने का कारण ये है, वो डिपेंड करता है किस तरीके की वहाँ पे हम क्वालिटी कंट्रोल कर लें। तो क्वालिटी कंट्रोल कुछ इस तरीके से होती है। तो उम्मीद करता हूँ तुमको ये पूरा चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरीके से है, क्या तरीके से नहीं है। तो वेरिएशन का भी मैंने बता दिया कि जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना पुअर क्वालिटी की कंक्रीट होगी, और जितना अच्छा वो जो डेविएशन जितना कम होगा उतनी गुड क्वालिटी की कंक्रीट होगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।